दोपहर का वक्त था। आराम करने बैठा ही था कि अचानक फ़ोन बज उठा। देखा तो उसका फ़ोन था। आज बहुत अरसे बाद आशीष का फ़ोन आया। पहले तो विश्वास नहीं हुआ। अरसा बीत गया था मुझे आशीष से नाता तोड़े हुए। तोड़ने का कारण था आशीष की आंखों पर पड़ी अहंकार की पट्टी। अहम ने उसको नष्ट कर दिया था। तभी तो मेरा मन उससे जो एक बार कड़वा हुआ तो आज तक कायम रहा। ना उसने कभी मेरा हाल चाल, ना ही मैंने उसका पूछना चाहा। दोस्ती का मतलब यह नहीं कि उसके हर फैसले पर अपनी सहमति की मुहर लगाता जाऊं। अगर मुझे कहीं कुछ गलत लगा तो उसका विरोध करने से नहीं चुका, भले ही किसी को बुरा लगे। परंतु आशीष को इस कदर मुखर नहीं होना चाहिए था कि मुझे ही अपने घर से चले जाने को कह दे। सचमुच उस रोज उसने अपने घर से बड़े ही खराब ढंग से चले जाने के लिए मुझसे कहा। वर्षों की दोस्ती के बीच एक औरत आकर उस पर इस कदर हावी हो गई कि मैं तुच्छ हो गया। मेरा मन व्यथित हो गया। उस रोज तय किया कि अब कभी आशीष के पास नहीं आऊँगा। आज तक अपने निर्णय पर कायम रहा। आशीष और मैं एक ही मोहल्ले के थे, साथ साथ पढ़े, सुख दुख के साथ ही बने। आशीष का पहला विवाह प्रेम विवाह था। उसकी पत्नी दीपा को उसकी मौसी ने गोद लिया था। देखने में वह सुंदर और सुशील थी। मौसी का खुद का बड़ा मकान था जिसकी वह अकेली वारिस थी। इसके अलावा मौसी के पास अच्छा खासा बैंक बैलेंस भी था जो उन्होंने दीपा के नाम कर रखा था। आशीष के माँ बाप को वह भी अच्छी लगी। भली लगने का एक बहुत बड़ा कारण था उसकी लाखों की संपत्ति जो अंततः आशीष को मिलने ही वाली थी। दोनों की शादी हो गई। दीपा बड़े नेक ख्याल की थी। हम दोनों की दोस्ती के बीच कभी वह बाधक नहीं बनी। मैं जब भी उसके घर जाता मेरी आवभगत में कोई कसर न छोड़ती। एक तरह से वह मुझसे अपने भाई समान व्यवहार करती। मैंने भी उसे कभी शिकायत का मौका नहीं दिया और ना ही मर्यादा की लक्ष्मण रेखा पार की। इस बीच वह 2 बच्चों की माँ बनी। आशीष की सरकारी नौकरी ऐसी जगह थी जहाँ ऊपरी आमदनी की सीमा न थी। उसने खूब रुपए कमाए, पर कहते हैं ना कि बेईमानी की कमाई कभी नहीं फलती। जब उसका बड़ा लड़का आकाश 10 साल का था तो उस समय दीपा को लाइलाज बीमारी ने घेर लिया। उसके भीतर का सारा खून सूख गया। आशीष ने उसका कई साल इलाज करवाया, लाखों रुपए पानी की तरह बहाए। एक बार तो वह ठीक होकर घर भी आ गई, मगर कुछ महीनों के बाद फिर बीमार पड़ गई। इस बार वह बचाई ना जा सकी। मुझे उसकी जाने का बेहद दुख था। उससे भी ज़्यादा दुख उसके 2 बच्चों का असमय माँ से वंचित हो जाने का था। पर कहते हैं ना, समय हर जख्म भर देता है। दोनों बच्चे संभल गए। आशीष की एक तलाकशुदा बेऔलाद बहन मधु ने उसके दोनों बच्चों को संभाल लिया। इससे आशीष को काफ़ी राहत मिली। दीपा के गुजर जाने के बाद मधु और दूसरे रिश्तेदार आशीष पर दूसरी शादी का दबाव बनाने लगे। आशीष तब 42 के करीब था। मैंने भी उसे दूसरी शादी की राय दी। अभी उसके बच्चे छोटे थे। वह अपनी नौकरी देखे कि बच्चों की परवरिश करे। घर का अकेलापन अलग काट खाने को दौड़ता। आशीष में थोड़ी हिचक थी कि पता नहीं सौतेली माँ उसके बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करे। मेरे समझाने पर उसकी आंखों में गम के आंसू आ गए। निश्चय ही दीपा के लिए थे। भरे गले से बोला, क्यों बीच रास्ते में छोड़कर चली गई? मैं क्या माँ की जगह ले सकता हूँ? मेरे बच्चे माँ के लिए रात में रोते हैं। रात में मैं उन्हें अपने पास ही सुलाता हूँ। भरसक कोशिश करता हूँ कि उसकी कमी पूरी करूँ। ऑफिस जाता हूँ तो सोचता हूँ कि जल्द घर पहुँचकर उन्हें कंपनी दूँ, वे माँ की कमी महसूस ना करें। सुनकर मैं भी गमगीन हो गया। भावुकता से उबरने के बाद मैं बोला, जो हो गया सो हो गया, अब आगे की सोच। क्या सोचूं? मेरा तो दिमाग ही काम नहीं करता। आकाश 17 साल का है तो आयुषी 14 साल की। वे कब बड़े होंगे, कब उनके जहन से माँ का अक्स उतरेगा, सोच सोच कर मेरा दिल भर आता है। देखो, माँ की कसक तो हमें भी रहेगी। दूसरी पत्नी आएगी तो हो सकता है इन्हें कुछ राहत मिले। हो सकता है, लेकिन वैसा तो नहीं। कहीं मेरा विवाह का फैसला गलत साबित हो गया तो मैं खुद को कभी भी माफ़ नहीं कर पाऊंगा। बच्चों की नज़रों में अपराधी बनूंगा, वह अलग। आशीष की शंका निराधार नहीं थी, पर शंका के आधार पर आगे बढ़ने के लिए अपने कदम रोकना भी तो उचित नहीं। भविष्य में क्या होगा क्या नहीं कौन जानता है।
हो सकता है कि आशीष ही बदल जाए। बहरहाल कुछ रिश्ते आए तो मधु ने इनकार कर दिया। कहने लगी कि सुंदर लड़की चाहिए। बड़ी बहन होने के नाते आशीष ने शादी की जिम्मेदारी उसी को सौंप दी थी, लेकिन इस बात को जिसने भी सुना उसे बुरा लगा। अब इस उम्र में भी सुंदर लड़की चाहिए। आशीष के जहन से धीरे धीरे दीपा की तस्वीर उतरने लगी थी। अब उसके तस्वूर में एक सुंदर महिला की तस्वीर थी। ऐसा होने के पीछे मधु व कुछ और शुभ चिंतकों का शादी का वह प्रस्ताव था, जिसमें उसे यह आश्वासन दिया गया था कि उनकी जानकारी में एक विधवा गोरी चिट्टी खूबसूरत व एक बच्ची की माँ है। अगर वह तैयार हो तो शादी की बात छेड़ी जाए। भला आशीष को क्या ऐतराज हो सकता था। अमूमन पुरुष का दिमाग यहीं दफन हो जाता है। फिर आशीष तो एक साधारण सा प्राणी था। उस विधवा स्त्री का नाम सारिका था। सुनने में आया कि उसका पति किसी निजी संस्थान में सेल्स अधिकारी था और दुर्घटना में मारा गया था। मधु को इस रिश्ते में कोई खामी नज़र नहीं आई। वजह सारिका का खूबसूरत होना था। रही 8 वर्षीय बच्ची की माँ होने की बात, तो थोड़ी हिचक के साथ आशीष ने इसे भी स्वीकार कर लिया। सारिका वास्तव में खूबसूरत थी, पर पता नहीं क्यों मैं इस रिश्ते से खुश नहीं था। मेरा मानना था कि आशीष को एक घर संभालने वाली साधारण महिला से शादी करनी चाहिए थी। मजबूरी ना होती तो शायद ही सारिका इस रिश्ते के लिए तैयार होती, क्योंकि दोनों के व्यक्तित्व में जमीन आसमान का अंतर था। जुगाड़ से क्लर्की की नौकरी पाने वाला आशीष कहीं से भी सारिका के लायक नहीं था। मुझे सारिका पर तरस भी आया कि काश उसका पति यह समय न चल बसा होता तो उसका एक भौतिकपूर्ण जीवन होता। आशीष मेरा दोस्त था, पर जब मैं मानवता की दृष्टि से देखता तो लगता था कि कुदरत ने सारिका के साथ बहुत नाइंसाफ़ी की है। उसकी बेटी भी निहायत स्मार्ट व सुंदर थी, जबकि आशीष की पहली पत्नी से पैदा दोनों संतानों में वह आकर्षण न था। अकेली स्त्री के लिए जीवन काटना आसान नहीं होता। सो सारिका के माँ बाप ने सामाजिक सुरक्षा के लिए सारिका को आशीष के साथ बांधना मुनासिब समझा। सारिका ने अतीत को भुला दिया और आशीष को अपनाने में ही भलाई समझी। आशीष उसके रंग रूप का इस कदर दीवाना हो गया कि ना तो उसे बच्चों की सुध रही, ना ही रिश्तेदारों की। सबसे कन्नी काट ली। और तो और सारिका के रूप सौंदर्य को लेकर इस कदर संकित हो गया कि उसे छोड़कर ऑफिस जाने में नखरे दिखाता। अब मैं घर में कम ही जाता। मुझे लगता आशीष को मेरी मौजूदगी मुनासिब नहीं लगती। वह हर वक्त सारिका के पीछे साई की तरह रहता, उसके रंग रूप को निहारता। सारिका अपने पति की इस कमजोरी को भांप गई। फिर क्या था, अपने फैसले उस पर थोपने लगी। आशीष के व्यवहार में आए इस परिवर्तन से सबसे ज़्यादा परेशान आकाश और आयुषी थे। वे दोनों एकदम से अलग थलग पड़ गए। आशीष कहीं से आता तो सीधे सारिका के कमरे में जाकर उसे आलिंगनबद्ध कर लेता। बच्चों का हालचाल लेना महज औपचारिकता होती। सारिका के रिश्ते में शादी थी। आशीष व सारिका अपनी बेटी के साथ वहाँ जा रहे थे। आकाश भी जाना चाहता था। उसने दबी जबान से जाने की इच्छा जाहिर की तो आशीष ने उसे डांट दिया, जाकर पढ़ाई करो, कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं। आकाश उल्टे पांव अपने कमरे में आकर अपनी माँ की तस्वीर के सामने सुबकने लगा। तभी मधु आ गई, उसको समझा बुझा कर शांत किया। आशीष वही करता जो सारिका कहती। आशीष का सारा ध्यान अब सारिका की बेटी पर रहता। बहाना यह था कि वह बिन बाप की बेटी है। आशीष सारिका के रंग रूप पर इस कदर फिदा था कि उसे अपने खून से उपजे बच्चों का भी ख्याल नहीं था। आकाश किधर जा रहा है, क्या कर रहा है, उसकी कोई सूत नहीं लेता। बस बच्चों के स्कूल की फीस भर देता, उनकी ज़रूरत का सामान ला देता, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आकाश समझदार था, पढ़ाई लिखाई में अपना वक्त लगाता। थोड़ा बहुत भावनात्मक सहारा उसे अपनी बुआ मधु से मिल जाता, जो आशीष की उपेक्षा से उपजी कमी को पूरा कर देती। अब आशीष अपने पुश्तैनी मकान को छोड़कर दीपा के मकान में रहने लगा। यह वही मकान था जिसे दीपा की माँ अपने मरने के बाद अपने नाती आकाश के नाम कर गई थी। पुश्तैनी मकान में संयुक्त परिवार था, जहाँ उसकी निजता भंग होती। भाई भतीजे उसके व्यवहार में आए परिवर्तन का मजाक उड़ाते। अब जब वह अकेले रहने लगा तो सारिका के प्रति कुछ ज़्यादा ही साफ हो गया। मधु कभी कभार बच्चों का हाल चाल लेने आ जाती।
मुझे आकाश से आशीष का हाल चाल मिलता रहा। आशीष के व्यवहार में आए इस परिवर्तन से मैं भी आहत था। सोचता उसे राह दिखाऊं, मगर डर लगता कि कहीं अपमानित ना होना पड़े। आकाश से पता चला कि सारिका माँ बनने वाली है तो विश्वास नहीं हुआ। 2 बच्चे पहली पत्नी से, तो वहीं सारिका से एक 8 वर्षीय बेटी, और पैदा करने की क्या ज़रूरत थी। आकाश इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने चला गया। आयुषी अब बीए में थी। वह खुद 45 की लपेट में था। ऐसे में बाप बनने की क्या तुक। यहीं से मेरा मन उससे बुझ गया। मुझे दोनों घोर स्वार्थी लगे। मैंने मधु से पूछा। पहले तो उसने आनाकानी की, बाद में हकीकत बयान कर दी। कहने लगी कि इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, यह दोनों उनका निजी मामला है। उसने पल्लू झाड़ लिया। जो अच्छा ना लगा। कम से कम आशीष को समझा तो सकती थी। दूसरी शादी करते वक्त मैंने उसे आगाह किया था कि यह शादी तुम दोनों सिर्फ एक दूसरे का सहारा बनने के लिए कर रहे हो। तुम्हें अकेलेपन का साथी चाहिए, वही सारिका को एक पुरुष की सुरक्षा, जहाँ तुम्हारे बच्चों की देखभाल करने के लिए एक माँ मिल जाएगी, वहीं सारिका की बेटी को एक बाप का साया। आशीष मुझसे सहमत था, मगर अचानक दोनों में क्या सहमति बनी कि सारिका ने माँ बनने की सोची। सारिका ने एक लड़की को जन्म दिया। वह बहुत खुश थी। आशीष की खुशी भी देखने लायक थी, मानो पहली बार पिता बन रहा हो। मधु को सोने की अंगूठी दी। वह बेहद खुश थी। कुछ दिनों के बाद एक होटल में पार्टी रखी गई। मैं भी इनवाइटेड था। रिश्तेदार पीठ पीछे आशीष की खिल्ली उड़ा रहे थे, मगर वह इस सब से बेखबर था। सारिका से चिपक कर बैठा अपने नवजात शिशु को खिला रहा था। आकाश और आयुषी उदास थे। उदासी का कारण था उनकी तरफ से आशीष की बेरुखी। रुपया पैसा देकर बच्चों को बहलाया जा सकता है, मगर उनका दिल नहीं जीता जा सकता। आकाश और आयुषी को सिर्फ माँ बाप का प्यार चाहिए था। माँ नहीं रही, मगर पिता तो अपने बच्चों को भावनात्मक संबल दे सकता था। मगर इसके उलट पिता अपनी नई पत्नी के साथ रास रंग में डूबा हुआ था, जबकि दूसरी शादी करने से पहले उसने आकाश व आयुषी को विश्वास में लिया था। अब उन्हीं के साथ धोखा कर रहा था। पूछने पर कहता कि मैंने दोनों की परवरिश में क्या कोई कमी रख छोड़ी है। उन्हें अच्छे स्कूल में पढ़ाया और अब 10 लाख देकर आकाश को इंजीनियरिंग करवा रहा हूँ। अब आशीष से कौन तर्क करे। जिसका जितना बौद्धिक स्तर होगा वह उतना ही सोचेगा ना। मधु भी दोनों बच्चों की तरफ से स्वार्थी हो गई थी। मधु को आशीष से हर संभव मदद मिलती रहती थी, सो वह आकाश और आयुषी में ही कमी ढूंढती। मेरे जहन में एक बात रह रहकर सूल की तरह चुभती कि आखिर सारिका ने एक बेटे की माँ बनने की क्यों सोची। आकाश मौका देखकर मेरे पास आया और व्यथित मन से बोला, क्या आपको यह सब देखकर अच्छा लग रहा है? यह मेरे साथ मजाक नहीं है कि उस उम्र में मेरे पिता बाप बने हैं। गुस्सा तो मुझे भी आ रहा था। मैंने उसके मुंह पर आशीष पर कोई टिक्का टिप्पणी करने से बचने की कोशिश की, पर ऐसे समय में मुझे दीपा की याद आ रही थी। वह बेचारी अगर यह सब देख रही होती तो क्या बीतती उस पर। किस तरह से उसके बच्चों को बड़ी बेरहमी के साथ उसका ही बाप हाशिए पर धकेल रहा था। कैसे पुरुष के लिए प्यार मोहब्बत महज एक दिखावा होता है। दीपा से उसने प्रेम विवाह किया था। कैसे इतनी जल्दी उसे भुलाकर सारिका का हो गया। तभी 2 बुजुर्ग दंपति मेरे पास आकर खड़े हो गए। उनकी बातचीत से जाहिर हो रहा था कि सारिका के माँ बाप हैं। बहुत खुश सारिका की माँ अपने पति से बोली, अब सारिका का परिवार संपूर्ण हो गया, एक लड़का और एक लड़की। तो इसका मतलब आशीष के परिवार से आकाश और आयुषी हटा दिए गए। मेरे मन में यह विचार आया। घर आकर मैंने गहराई से चिंतन मनन किया तो पाया कि सारिका द्वारा एक बेटे की माँ बनना आशीष के साथ रिश्तों को प्रगाढ़ बनाने का जरिया था। ऐसे तो आशीष की 2 संतानें और सारिका की एक, लेकिन आज तो आशीष उसके रूप जाल में फंसा हुआ है। कल जब उसका अक्स उतर जाएगा तब वह क्या करेगी। हो सकता है वह अपने दोनों बच्चों की तरफ लौट जाए, तब तो वह अकेली रह जाएगी। यही सब सोचकर सारिका ने एक पुत्र की माँ बनने की सोची, ताकि पुत्र के चलते आशीष खून के रिश्ते से बंध जाए। साथ ही पुत्र की बहाने धन संपत्ति में हिस्सा भी मिलेगा, वरना आकाश और आयुषी ही सब ले जाएंगे और उसके हिस्से में कुछ नहीं आएगा। औसत बुद्धि का आशीष सारिका की चाल में आसानी से फंस गया।
यह सोचकर मुझे उसकी अकल पर तरस आया। आकाश ने बीटेक करके अपने पसंद की लड़की से शादी कर ली। जानकर आशीष ने उससे बात करना छोड़ दिया। वही आकाश का कहना था, जब उन्हें हमारी परवाह नहीं तो हम क्यों उनकी परवाह करें। क्या दूसरी शादी उन्होंने हमसे पूछ कर की थी? कौन संतान चाहेगी कि उसके हिस्से का प्रेम कोई और बांटे? ऐसा नहीं कहते। उन्होंने तुम्हें पढ़ाया लिखाया। मैं बोला, पढ़ाना तो था ही उन्हें। पढ़ाकर उन्होंने हमारे ऊपर कौन सा एहसान किया है? नानी हमारे नाम काफ़ी रुपया पैसा छोड़ कर गई थी। आज भी पापा जिस मकान में रहते हैं वह मेरी नानी का है और वह मेरे नाम है। आज के लड़के काफ़ी समझदार हो गए हैं, उन्हें बरगलाया नहीं जा सकता। यही सोचकर मैंने ज़्यादा तुल नहीं दिया। आयुषी की शादी करके आशीष पूरी तरह सारिका का होकर रह गया। ना कभी आकाश के बारे में हाल पूछता, ना ही आयुषी का। समय बीतता रहा। आशीष ने सारिका के लिए एक फ्लैट खरीदा, फिर वहीं जाकर रहने लगा। आकाश को पता चला तो बनारस आया और अपने मकान की चाबी लेकर दिल्ली चला गया। आशीष ने उसे काफ़ी भला बुरा कहा, खिसिया कर यह भी कहा कि पुश्तैनी मकान में उसे फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। आकाश ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वह जानता था कि यह उतना आसान नहीं जितना पापा सोचते हैं। सारिका की लड़की भी शादी योग्य हो गई थी। सारिका उसकी शादी किसी बड़े ऑफिसर लड़के से करना चाहती थी, जबकि आशीष उतना दहेज दे पाने में समर्थ नहीं था। बस यही से दोनों में मनमुटाव शुरू हो गया। सारिका उसे आए दिन ताने मारने लगी। कहती, आकाश को पढ़ाने के लिए 10 लाख खर्च किए, वहीं मेरी बेटी की शादी के लिए रुपए नहीं है। ऐसी बात नहीं है। फ्लैट खरीदने के बाद मेरे पास 10 लाख ही बचे हैं। 35 लाख कहाँ से लाऊं? आकाश से मांगो, सारिका बोली। बेमतलब की बात मत करो। मैंने तुम्हारे लिए उससे अपना रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म कर लिया है। मेरे लिए? सारिका ने त्योरियां चढ़ाई। यह क्यों नहीं कहते, 2 पैसे आने लगे तो तुम्हारे बेटे के पर निकल आए। कुछ भी कह लो, मैं उससे फूटी कौड़ी भी मांगने वाला नहीं। ठीक है, ना मांगो, पुश्तैनी मकान बेच दो। आशीष को सारिका की यह मांग जायज़ लगी। वैसे भी संयुक्त परिवार के उस मकान में अब रहने को कोई रह नहीं गया था। जब आकाश को भनक लगी तो भागा भागा आया। मकान बिकेगा तो सबको बराबर बराबर हिस्सा मिलेगा। आकाश आशीष से बोला, सबका मतलब? आयुषी को भी हिस्सा मिलेगा। आयुषी की शादी में मैंने जो रुपए खर्च किए उसमें सब बराबर हो गया। आपको कहते शर्म नहीं आती पापा? आयुषी क्या आपकी बेटी नहीं थी जो उसकी शादी का हिसाब बता रहे हो? तुम दोनों के पास मकान है। वह मकान मेरी नानी का दिया है, यह मकान मेरे दादा का है। कानूनन इस पर मेरा भी हक है। बिकेगा तो मेरे सामने, हिसाब होगा तो मेरे सामने। आकाश का हट देखकर सामने तो सारिका कुछ नहीं बोली, मगर जब आशीष को अकेले में पाया तो खूब लताड़ा। बहुत पुत्र मुँह था ना, मिल गया उसका इनाम। मेरे बेटे बेटी के मुंह का निवाला छीनकर उसे पढ़ाया लिखाया, बड़ा आदमी बनाया। अब वही आंखें दिखा रहा है। मैंने किसी का निवाला नहीं छीना, वह मेरा भी खून है। खून का अच्छा फर्ज निभाया। सारिका ने तंज कसा। बेटी तुम्हारी है, मेरी नहीं। आशीष की सब्र का बांध टूट गया। सुनकर सारिका आग बबूला हो गई। तुम्हारी जैसा बेशरम नहीं देखा। शादी के समय तुम्ही ने कहा था कि मैं इसको पिता का नाम दूंगा। अब क्या हुआ? आ गए ना अपनी औकात पर। मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं। हाँ, आ गया अपनी औकात पर। आशीष भी ढिठाई पर उतर आया। मेरे पास इसके लिए फूटी कौड़ी भी नहीं है। भेज दो इसे इसके पिता के पास, वहीं इसकी शादी करेगा। मैं इसका बाप नहीं हूँ। सुनकर सारिका आंसू बहाने लगी, फिर सुबकते हुए बोली, क्या यह भी तुम्हारा बेटा नहीं है? क्या इससे भी इनकार करोगे तुम? सारिका ने अपने बेटे की तरफ इशारा किया। उसे देखते ही आशीष का क्रोध पिघल गया। सारिका की चाल कामयाब हुई। आखिरकार आकाश की ही शर्तों पर मकान बिका। आयुषी रुपए लेने में संकोच कर रही थी। आकाश ने जोर दिया तो रख लिए। उस रोज के बाद आशीष का मन हमेशा के लिए आकाश से हट गया। रिटायर होने के बाद आशीष अकेला पड़ गया। सारिका का बेटा अभी 15 साल का था। उसका ज़्यादातर लगाव अपनी माँ से था। सारिका की बेटी भी माँ से ही बातचीत करती। वह सिर्फ उन दोनों का
नाम का ही पिता था। ऐसे समय आशीष को आत्ममंथन का अवसर मिला तो पाया कि उसने आकाश और आयुषी के साथ किए गए वादे ठीक से नहीं निभाए। उसे तालमेल बिठाकर चलना चाहिए था। अपनी गलती सुधारने के मकसद से आशीष ने मुझे याद किया। मैंने उससे कोई वादा तो नहीं किया, हाँ विश्वास जरूर दिलाया कि आकाश को उससे मिलवाने की भरसक कोशिश करूँगा। इसी बीच आशीष को हार्ट अटैक का दौरा पड़ा। मुझे खबर लगी तो मैं भागते हुए अस्पताल पहुंचा। सारिका नाक भौं सिकोड़ते हुए बोली, इस संकट की घड़ी में कोई साथ नहीं है। बड़ी मुश्किल से मोहल्ले वालों ने आशीष को पहुंचाया। मैंने मन ही मन सोचा कि आदमी जो बोता है वही काटता है, चाहे आशीष हो या सारिका। दोनों की आंख पर स्वार्थ की पट्टी पड़ी रही। आशीष कुछ संभला तो आकाश को लेकर भावुक हो गया। आयुषी आशीष को देखने आई, मगर आकाश ने जानकर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं जताई। रात को मैंने आकाश को फ़ोन किया। आशीष की इच्छा दोहराई तो कहने लगा, अंकल, कोई भी संतान नहीं चाहेगी कि उसकी माँ की जगह कोई दूसरी औरत ले। इसके बावजूद अगर पापा ने शादी की तो इस आश्वासन के साथ कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी, बल्कि नई माँ आएगी तो वह हमारा बेहतर ख्याल रखेगी। हमें भी लगा कि पापा नौकरी करे कि हमें संभाले, लिहाजा इस रिश्ते को हमने खुशी खुशी स्वीकार लिया। हमें सारिका माँ से कोई शिकायत नहीं। शिकायत है अपने पापा से, जिन्होंने हमें अकेला छोड़ दिया और सारिका माँ के होकर रह गए। आयुषी की शादी जैसे तैसे की, वहीं सारिका माँ की बेटी के लिए पुश्तैनी मकान तक बेच दिया। मुझे संपत्ति का जरा भी लोभ नहीं है। मैं तो इसी बहाने पापा की नीयत को और भी अच्छी तरह जान समझ लेना चाहता था कि वे सारिका माँ के लिए कहाँ तक जा सकते हैं। देखा जाए तो उस संपत्ति पर सिर्फ मेरा हक है। पापा ने सारिका माँ के लिए फ्लैट खरीदा, अपनी सारी तनख्वाह उन्हें दी। तनख्वाह ही क्या, पीएफ, बीमा और पेंशन सभी के सुख वे भोग रही हैं। बदले में हमें क्या मिला? क्या तुम्हें रुपयों की ज़रूरत है? नहीं, हमें सिर्फ पापा के भावनात्मक लगाव की ज़रूरत थी, जो उन्होंने नहीं दिया। वे माँ की कमी तो पूरी नहीं कर सकते थे, मगर रात एक बार हमारे कमरे में आकर हमें प्यार से दुलार तो सकते थे। इतना ही संबल हमारे लिए काफ़ी था। कहते कहते आकाश भावुक हो गया। उन्हें अपने किए पर अफसोस है। वह तो होगा ही। उम्र के इस पड़ाव पर जब सारिका माँ ने भी उपेक्षात्मक रुख अपनाया होगा तो जाहिर है हमें याद ही करेंगे। आकाश, तुम भी क्या उसी लहजे में जवाब देना चाहते हो, प्रतिशोध लेना चाहते हो? मैं क्या लूँगा? वे अपनी करनी का फल भुगत रहे हैं। जो भी हो, वे तुम्हारे पिता हैं। उन्होंने जो किया उसका दंड भुगत रहे हैं। तुम तो अपने फर्ज से विमुख ना हो। वे तुमसे कुछ मांग नहीं रहे। वे तो जिंदगी की संध्या बेला में सिर्फ अपने किए पर शर्मिंदा हैं। वे चाहते हैं कि एक बार तुम यहाँ आ जाओ ताकि तुमसे माफ़ी मांगकर अपने दिल पर पड़े नाइंसाफ़ी के बोझ को हल्का कर सकें। मेरे कथन का उस पर असर पड़ा। 2 दिन बाद वह बनारस आया। हम दोनों आशीष के पास गए। सारिका ने देखा तो मुंह बना लिया। आशीष आकाश को देखकर भावुक हो गया। भर आए गले से बोला, तेरी माँ से क्या वादा तो नहीं निभा पाया? हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। फिर थोड़ी देर में भावुकता से जब वह उबरा तो आगे बोला, माँ की कमी पूरी करने के लिए मैंने सारिका से शादी की, मगर मैं उस पर इस कदर लट्टू हो गया कि तुम लोगों के प्रति अपने दायित्वों को भूल गया। मुझे सिर्फ अपने निजी स्वार्थ ही याद रहे। सारिका माँ को सोचना चाहिए था कि आपने शादी करके उन्हें सहारा दिया, बदले में उन्होंने हमें क्या दिया? आदमी को इतना स्वार्थी नहीं होना चाहिए। आकाश बोला। सारिका बीच में बोलना चाहती थी पर आशीष ने रोक दिया। मुझे लगा यही वक्त है वर्षों बाद मन की भड़ास निकालने का, सो किंचित रोष में बोला, भाभी, ज़रूरत इस बात की थी कि आप सब मिलकर एक अच्छी मिसाल बनते। ना आकाश आपकी बेटी में फ़र्क करता, ना ही आपकी बेटी आकाश में। दोनों ऐसे व्यवहार करते मानो सगे भाई बहन हो, मगर हुआ इसका उल्टा। आपने आते ही अपने पराये में भेद करना शुरू कर दिया। आशीष की कमजोरियों का फ़ायदा उठाने लगी। जरा सोचिए, अगर आशीष आपसे शादी नहीं करता तब आपका क्या होता? क्या आप विधवा होने के सामाजिक कलंक के साथ जीना पसंद करती? साथ में असुरक्षा की भावना होती सो अलग।
विधवा कहने पर मुझे अफसोस हुआ। बाद में मैंने माफ़ी मांगी। फिर मैं आगे बोला, कौन आदमी दूसरे के जन्मे बच्चे की जिम्मेदारी उठाना चाहता है, विधुर हो या तलाकशुदा पुरुष, हमेशा बेऔलाद महिला को ही प्राथमिकता देता है। इसके बावजूद आशीष ने न केवल आपकी बेटी को ही अपना नाम दिया, बल्कि उसकी शादी के लिए अपना पुश्तैनी मकान तक बेच डाला। अपनी बात कहकर हम दोनों अपने अपने घर लौट आए। एक रोज़ खबर मिली कि सारिका और आशीष दोनों दिल्ली आकाश से मिलने जा रहे हैं। निश्चय ही अपनी गलती सुधारने जा रहे थे। मुझे खुशी हुई, देर से ही सही सारिका भाभी का हृदय परिवर्तन तो हुआ। दोस्तों, ये कहानी यही समाप्त हो गई। कहानी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कमेंट करें। नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली नई कहानी से।